और एसएससी ऐसा है कि दो तो 100% दो, वरना फिर आप बीच में नहीं दोगे तो ना लाइफ को एंजॉय कर पाओगे ना पढ़ाई सही से कर पाओगे। तो बेटर है कि पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ो तो भाई फिर लाइफ को ही जियो। कॉलेज करके आ रहा है जिन्हें एसएससी के बारे में ना इंग्लिश देखा है, ना रीजनिंग देखा है, ना मैथ्स देखा है, तो मेरे को तो सर अपने हिसाब से मैं तो नहीं निकाल पाता। बाकी बच्चों का मुझे नहीं पता, मे बी गॉड गिफ्टेड हो निकाल लें। मोस्टली जो प्रिपरेशन है मॉक बेस्ड ही है। मैंने फर्स्ट टाइम जो बुक पढ़ा था उसके बाद शायद मैं बुक रेयर ही पढ़ पाता हूँ, अपने नोट्स ही पढ़ता हूँ या फिर मैं मॉक ही देता हूँ, कि मेरे से नहीं हो पाता वो पूरा 7300 या 7600 उठाओ पूरा पढ़ो। मेरे जो मेंटर थे उन्होंने बोला था कि एक साल तो सही से मेहनत करेगा तो जॉब लग जाएगी। तो मेरा यही एम था कि एक साल कुछ नहीं करना, बस एक साल में फिर जॉब लेके फिर आराम से चयन करना है। घर से निकलते ही कॉपी हाथ में आ जाते थे, रिक्शा पे मेट्रो पे जाते थे, मेट्रो में पढ़ते हुए जाते थे। फिर हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग देख रहे हैं लगातार मोटिवेशन फैक्ट्री पर एसएससी सीजीएल 2021 टॉपर्स के इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज की वीडियो में हमारे साथ प्रदीप सिंह भाई मौजूद हैं। इनकी बात करें तो उन्होंने 2020 से जेएसओ में सिलेक्शन लिया है और 2021 से 101 रैंक के साथ डबलईओ में सिलेक्शन लिया है। डबलईओ आप जानते हो सबसे ज़्यादा हाई पेइंग जॉब है एसएससी सीजीएल के थ्रू। सबसे ज़्यादा सैलरी इसमें मिलती है क्योंकि सैलरी ज़्यादातर मोटिवेट करती है एस्पिरेंट्स को। तो सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब यही है। तो इसके बारे में भी जानेंगे डबलईओ में क्या काम होता है, कैसे काम करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि भाई का एक्सपीरियंस है, जॉब कर रहे हैं अभी। और दूसरी बात कि एसएससी सीजीएल के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे 2023 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उस पर हम चर्चा करेंगे कि उसके लिए अब से क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कैसे तैयारी करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आप आओ और आपका सिलेक्शन हो पाए। तो अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप सभी लोगों के जो भी क्वेरीज होते हैं मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हो जो भी आपकी क्वेरीज है। तो प्रदीप भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस अचीवमेंट्स के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ आए और बच्चों से रूबरू होने के लिए आप रेडी हुए। मैंने आपके बारे में बता दिया इतना कुछ, मैं चाहूँगा कि आप अपनी मुँह ज़ुबानी अपना शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए। दोस्तों आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ओले बोर्ड ने। ओले बोर्ड जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ओले बोर्ड पे एसएससी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 700 से ज्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, जीके के चैप्टर वाइज नोट्स, अदर प्रिपरेशन मटेरियल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, ओले बोर्ड ऐप पर आप हर घंटे फ्री माइक्रो मॉक लेकर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत। साथ ही हर शनिवार और रविवार को ओले बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो देर किस बात की, आज ही ओले बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर मेरा जैसे कि उन्होंने बताया, मेरा नाम प्रदीप सिंह है और मेरा होम टाउन बिहार है, दरभंगा से हूँ मैं। और मैंने कंप्लीट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली से किया है और 12th में और आगे भी ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स लिया और ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम ऑनर्स डीयू से किया, रेगुलर से। तो अभी आप डबलईओ ज्वाइन किया आपने, थोड़ा उसके बारे में बताओ कि कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है और कैसा चल रहा है सब। डबलईओ तो 2021 से भी मैंने मिला ही है, एलोकेशन अभी आया नहीं है। एक्चुअली मैं अभी 2020 से जेएसओ हूँ। हाँ, 21 का तो भी एलोकेशन आया नहीं, जून तक आएगा। अच्छा, वहाँ का कैसा चल रहा है, थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ जेएसओ का। जेएसओ में यही है, मैं मतलब एक एरिया एलोकेट हो जाती है, उस एरिया में हमें मैपिंग करना होता है। अभी यूएफएस का काम चल रहा है तो उसमें एरिया का ब्लॉक बनाना होता है और ब्लॉक बना के फिर उसको ऑनलाइन इसरो के पोर्टल है, इसरो का भुवम, उस पर अपडेट करना होता है और घर घर जाके इंडिविजुअली हाउस होल्ड से पूछना होता है कि इसमें कितने फैमिली रहती है। तो थोड़ा हेक्टिक काम है क्योंकि धूप में आपको घूमना फिरना है। तो अच्छा, ये फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क है, हाँ फील्ड वर्क है जेएसओ का। तो अभी तो आपका 2021 से डबलईओ में हो गया, अब वो आप लोग हैं ना। हाँ वही लेंगे, और पे तो रिज़ाइन भी दे दिया हमने। चलिए थोड़ा और बताओ, अपनी बचपन के बारे में थोड़ा बताओ कि शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसे रही, कहाँ पर आप रहे। जैसे आप बिहार से हो तो वहाँ पे कहाँ पर आप रहे, पढ़ाई लिखाई कैसे रही बचपन की। नहीं, बिहार में तो मैं दरभंगा से हूँ और वहाँ पे मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, बाकी फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया था स्टार्टिंग में ही और कम्प्लीटली फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक मैंने दिल्ली में ही पढ़ा है, डीएवी जसूला विहार में, डीएवी स्कूल से। और उसके बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ से किया। फिर उसके बाद मैंने 2018 और उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया 2 साल 20 से 22, ये जेम्स कालकाजी से मैंने एमबीए किया हुआ है, एमबीए इन फाइनेंस। तो यही रहा मेरा एजुकेशन का। तैयारी आपने एसएससी की तैयारी कब शुरू करी। बीच में आप जैसा बता रहे थे कि सीए का भी आपका थोड़ा रुझान था, तो वो थोड़ा जर्नी बताओ कैसे आप शिफ्ट एसएससी के लिए आप आए। एक्चुअली मैं 12th तक तो क्लियर था कि मेरे को कॉमर्स फील्ड में जाना है
और इसीलिए मतलब डीयू में एडमिशन चाहिए और सीए का साथ का मैंने स्टार्ट कर दिया था। सीपीटी क्लियर हो गया था 12th के बाद ही उस टाइम, और फिर सीए में मैंने एडमिशन ले लिया था। सीए के लिए पढ़ रहा था और फिर बीकॉम ऑनर्स के लिए पढ़ रहा था। अचानक फिर जहाँ मैं कोचिंग पढ़ता था, मतलब मेरे भैया हैं, मेंटोर ही हैं उस, मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के बारे में कुछ कुछ बताया। तो फिर मेरा रुझान, मैंने देखा कि एक बार करके देखते हैं। तो एक्चुअली वेकेशन पर गई थी कॉलेज की, तो उस टाइम मैंने एसएससी के बुक लाया था और मैथ सॉल्व करके देखा। तो मेरा बैकग्राउंड मैथ से था, 11th-12th में भी कॉमर्स विद मैथ्स था, तो मेरा तो मेरे को काफ़ी इजी लगा और इंग्लिश मीडियम था ही, तो उतना टफ लगा नहीं मेरे को। तो फिर मतलब अच्छा लगा, फिर मतलब चलो यार यही करते हैं। फिर सीए को मैंने वहीं ड्रॉप कर दिया और फिर एसएससी की तरफ आ गया 2018 में, और 18 के बाद फिर इधर ही रहा, कभी बीच में छोड़ा, कभी वापस आया, एंड फाइनली सेलेक्ट हो गया। और कैसे फिर कोचिंग वगैरह आपने नहीं लिया, सब घर पे रह के तैयारी करी? कोचिंग मैंने जीके का लिया था, क्योंकि मेरा कॉमर्स था तो मेरे को हिस्ट्री पॉलिटी ये सब कुछ नहीं पता था, तो जीके का यही मुखर्जी नगर में लिया था मैंने। और बाकी मैंने कोचिंग नहीं ली। बाकी एक बार मैंने शायद 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले ना सुपर 100 का बहुत सुन रहा था, तो बस मैंने सुपर 100 का एक बार लिया। वो भी टाइम नहीं मिल पाता था, प्राइवेट जॉब में था, 9-10 बजे आता था घर, तो थोड़ा थोड़ा देख पाया था, बस वही हो रहा बस। तो 18 आपका पहला अटैम्प्ट था, राइट? सीजीएल 2018 मेरा पहला अटैम्प्ट था। तो अटैम्प्ट से पहले मतलब एग्जाम से कितने दिन पहले आपने तैयारी शुरू करी और कैसे आप पढ़ते थे वो थोड़ा बताओ। एग्ज़ाम से ज़्यादा दिन पहले स्टार्ट नहीं किया था मैंने 18 में, मतलब 2018 में मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, 3rd ईयर में था मैं, उसी में मैंने स्टार्ट कर दिया था। और ये पेपर शायद 2018 का 19 में हुआ था, आई थिंक 19 में ही हुआ था शायद। तो तैयारी तो ऐसा था कि 1 साल बस देना था। उस साल तो मैंने बहुत सही से पढ़ाई की थी, कि मतलब घर से निकलते ही कॉपी हाथ में आ जाते थे, रिक्शा पे मेट्रो पे जाते थे, मेट्रो में पढ़ते हुए जाते थे। फिर सेंटर सेक्रेटरी पे ही लाइब्रेरी में बैठते थे, गवर्नमेंट लाइब्रेरी है यहाँ पे, फिर वहाँ पढ़ते थे। फिर यहाँ पे मुखर्जी नगर कोचिंग आता था, फिर कोचिंग लेके वापस जाता था, फिर वहीं बैठता था, शाम को फिर घर। तो ऐसा था जर्नी उस। और फिर घर जाके भी फिर खाना वाना खाया, रात तक पढ़ाई चल रही थी, ऐसा ही था। मेट्रो में पढ़ रहे हो और रिक्शा पे जा रहे हो तो वहाँ भी आप किताब निकाल के हाँ, मेरे को जो मतलब मेरे जो मेंटर थे उन्होंने बोला था 1 साल तो सही से मेहनत करेगा तो जॉब लग जाएगी। तो मेरा यही एम था कि 1 साल कुछ नहीं करना, बस 1 साल में फिर जॉब लेके फिर आराम से चयन करना है। बट वैसा किस्मत को मंजूर नहीं था, वैसा हुआ नहीं कुछ। 18 का अटैम्प्ट का क्या सीन रहा फिर 19? 18 का क्या हुआ, 18 का अटैम्प्ट ठीक था मेरा, प्री मतलब फर्स्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन आया था, तो रॉ स्कोर शायद 125-130 के आसपास थी, तो जो कि सब ने बोला कि काफ़ी कम है फॉर सिलेक्शन भी। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन था, किसी को पता नहीं था कि क्या होगा आगे मैजिक। तो इस बीच रिजल्ट आने से पहले, नॉर्मलाइज स्कोर आने से पहले मैं इतना डिमोटिवेटेड हो गया था कि मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब पकड़ लिया था, और वहाँ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था मेरा, एग्रीमेंट साइन हो गया था। जब इसका रिजल्ट आया तो मेरे 150 हो गए थे, जो कि काफ़ी डिसेंट मार्क्स थे, काफ़ी अच्छी पोस्ट मिल जाती उतने पे। तो मैं मेंस के लिए कुछ पढ़ ही नहीं पाया 18 वाले में। तो जब मेंस के लिए कुछ पढ़ नहीं पाया तो फिर मेंस ऐसे ही दे के आ गया, जो कि इतना बुरा स्कोर था कि क्या मैं बोलूँ। तो 18 का वहीं जर्नी ख़त्म हो गई। फिर 19 का मैं सीजीएल दे ही नहीं पाया, 19 का मैंने स्किप कर दिया था, मतलब गया था लेट पहुंच गया था, तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। फिर 20 से मैंने जॉब ली और 21 से भी जॉब ली। फिर 20 मतलब 19 आपने स्किप कर दिया, पढ़ाई भी छोड़ दी थी आपने? हाँ, पढ़ाई भी बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि फिर एमबीए सबका सोचने लगे थे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब आप करते हो तो पढ़ाई कितनी हो पाती है आप जानते ही हो, और एसएससी ऐसा है कि दो तो 100% दो, वरना फिर आप बीच में नहीं दोगे तो ना लाइफ को एंजॉय कर पाओगे ना पढ़ाई सही से कर पाओगे। तो बेटर है कि पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ो तो भाई फिर लाइफ को ही जियो। तो मेरा ये मानना है। हाँ, फिर 20 का आपने सीरियस तैयारी शुरू करी है ना? 20 का भी किया, तो 20 का एग्ज़ाम शायद 21 में हुआ था ना, 21 या 22 में, 21 में हुआ था। हाँ, तो उस टाइम मैं एमबीए कर रहा था। तो बट एमबीए में ये था कि वर्क फ्रॉम होम, मतलब स्टडी ऑनलाइन स्टडी चालू हो गया था कोविड की वजह से, तो मेरे को टाइम मिल गया था पढ़ने का। मतलब ये था कि आने जाने का टाइम बच जाता था, सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट होती थी, 3 से 4 बजे तक क्लास ख़त्म। तो उसके बाद मैं घर पे रहता था, तो ज़्यादा फटीग टायर्ड वगैरह होता नहीं था, तो मैं पढ़ लेता था रात के। फिर 10 से 11 बजे तक पढ़ा, इसी बीच खाना वाना खाया, फिर सो गया। फिर अभी 21 का आपने फिर 21 का दिया ना? हाँ, फिर 21 का जब मैंने दिया तो 21 में एमबीएस से मेरा प्लेसमेंट हो गया था, तो 21 का मैंने जॉब के साथ दिया। तो तैयारी बैक हो गई थी ठीक ठाक,
तो 21 भी हो गया, अब 21 से AO मेरे को मिल गया, तो अब तो इसी में स्विच करेंगे JSO, तो ऐसे ही रिज़ाइन दे दिया मैंने। चलो फिर तैयारी आप कहाँ से करते थे आप? जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर पूछा जाए कि GK GS, तो आपने जैसे बोला कोचिंग, तो उसके नोट्स वगैरह होंगे। फिर अभी आप बीच में आपने तैयारी छोड़ दी, फिर आप मैथ कहाँ से आपने किया, रीजनिंग कहाँ से किया, है ना, टेस्ट सीरीज कौन से आपने ज्वाइन किया था, उसके बारे में थोड़ा बताओ। GK का तो मेरा कोचिंग का नोट्स था और उसी को मैं अपडेट करता रहा हूँ मैं। मतलब जैसे मतलब अगर मान लीजिए सर्कुलेशन सिस्टम से कोई क्वेश्चन आया जो कि मेरे को नया लगा, तो मैं अपने उसी चैप्टर में जाऊँगा, वहीं पे वो क्वेश्चन लिख दूंगा और हल्का सा एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा, ताकि मेरे को अगली बार रिवाइज़ करूँ तो याद आ जाए। तो GK का तो ऐसे ही करता हूँ मैं। और GK के लिए मैंने अलग से एक कॉपी बना रखी है कि जो जो मतलब क्या है ना कि हर बार 2-3 महीने में पूरा आप सिलेबस फ्रॉम द स्क्रैच नहीं पढ़ सकते। तो मैं अपने नोट्स को ही पढ़ता हूँ, और मैंने जो जो मेरे वीक पॉइंट है ना, जैसे मॉक देते हैं तो एक टॉपिक से अगर बार बार गलत हो रही है तो उसको एक अलग कॉपी मैंने नोट कर रखा है, ताकि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले सब कुछ छोड़ के उस पर स्विच कर जाना है। तो GK का तो ऐसा हो गया। मैथ्स के लिए ये है कि मैंने मैथ्स के लिए भी नोट्स बना रखे हैं, कि कुछ तो बेसिक हो गए कि इनकम रेशियो ये है, एक्सपेंस रेशियो ये है, तो सेविंग रेशियो निकालो। तो ये सब तो अगर जो ऐसे फील्ड में उनके लिए तो फिर हो ही जाता है, बट कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए मैंने मैथ्स के लिए भी नोट्स बना रखे हैं। तो जब भी मतलब एक बार के बाद दूसरे मतलब टर्म के लिए SSC की तैयारी करते हैं, तो पहले एक बार तो उसको देख लेते हैं, फिर मॉक लगाना शुरू कर देते हैं। और मेरा मोस्टली जो प्रिपरेशन है मॉक बेस्ड ही है। मैंने फर्स्ट टाइम जो बुक पढ़ा था उसके बाद शायद मैं बुक रेयर ही पढ़ पाता हूँ, अपने नोट्स ही पढ़ता हूँ, या फिर मैं मॉक ही देता हूँ, कि मेरे से नहीं हो पाता वो पूरा 7300 या 7600 उठाओ पूरा पढ़ो। तो अभी जैसे ऑनलाइन आप किससे मैथ वगैरह कहाँ से आपने टॉपिक पूरे ख़त्म करे? टॉपिक मैथ्स का तो मैंने अभिनय सर से पढ़ा था, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, काफ़ी उनका। हाँ, उन्हीं की मैंने बुक भी लिया था 18 में जो लिया था ना, तो अभिनय सर का आता है मतलब अलजेब्रा का, मतलब मैथ्स का बुक है उनकी, तो उन्हीं से मैंने पढ़ा था। और उन्हीं का मैंने यूट्यूब भी देखा था जहाँ पे टॉपिक प्रॉब्लम आती थी, तो अलजेब्रा ज्योमेट्री वगैरह तो उन्हीं से पढ़ा है मैंने। और अर्थमेटिक मेरे को ज़्यादा कुछ खास हार्ड नहीं लगता, तो उसमें तो वही लैंग्वेज को डिकोड करना होता है। बट फिर भी किसी टॉपिक में अगर दिक्कत हो गई तो फिर यूट्यूब पे डाल दिया, वो टॉपिक आ जाते हैं यूजुअली गगन सर के, फिर पवन राव सर के, मतलब जिन सर के आगे तो उनका देख लेता हूँ, या जैसे आभा सैनी सर हो गए। अच्छा, और रीजनिंग के लिए कैसे किया आपने? रीजनिंग सेल्फ है, रीजनिंग का कुछ खास तो कुछ नहीं देखा मैंने। कभी 1-2 टॉपिक है जैसे कैलेंडर के, तो वो यूट्यूब पे देख लेता हूँ किसी का जिसका सही लग गया, क्लॉक वगैरह का, बस वही। बाकी तो रीजनिंग के लिए कुछ नहीं किया, रीजनिंग तो हो गया, बस प्रैक्टिस है रीजनिंग में। तो प्रैक्टिस बुक कौन से थे आपके, प्रीवियस ईयर कौन से लिए थे आपने? नहीं, मॉक से प्रैक्टिस किया, बट इस बीच मैंने शायद 1-1.5 साल पहले मैंने उसका पिनाकल का आ रहा है ना, तो TCS बेस्ड PYQ वो लिया, बट वही है, पढ़ ही नहीं पाया, नई की नई घर में रखी हुई है मेरे को बुक से। हाँ, नहीं पढ़ पाता मैं। ट्राई किया था, कुछ पढ़ा था, 2-3 चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगाए थे बस, फिर उसके बाद छोड़ दिया। फिर मैं क्या है ना, जैसे मॉक में दे रहा हूँ, जैसे टेक्स्ट बुक के मॉक दे रहा हूँ या ओलाइव के दे रहा हूँ, और बाईजूस का जो ग्रेड अप है उसका दे रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे रीजनिंग के कोई क्वेश्चन नहीं हुए मेरे से, उसका स्क्रीनशॉट रख लिया मैंने, या फिर कॉपी में रख दिया, या फिर मैं तो एक आते हैं ना स्क्रीनशॉट वाला कैम स्कैनर टाइप ऐप आता है, उससे मैं ना रीजनिंग डाल के उसमें रख दिया, और वीकली उसको देखता हूँ कि यार रीजनिंग के ये क्वेश्चन इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग हो गया, या इस टाइप के मतलब मिसिंग नंबर का हो गया, नहीं बन रहा मेरे से, तो उसको एक बार मैं देख लेता हूँ, फिर धीरे धीरे फ्लो आ जाता है, तो फिर हो जाते हैं फिर। अब मॉक टेस्ट से आपने ज़्यादातर तैयारी करी, प्रैक्टिस करी, तो मॉक टेस्ट आप ये बताओ कैसे मतलब देना चाहिए बच्चों को, और कब स्टार्ट करना चाहिए, फिर उसका एनालिसिस कैसे करना है, कैसे पॉइंट आउट करते थे आपकी ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, उसको कैसे नोट डाउन, वो सारी चीज़ थोड़ा बताओ। क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत सारे बच्चे उस तरीके से उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे मॉक का, है ना, डिमोटिवेट और हो जा रहे हैं, नंबर कम आते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ। नहीं, मॉक में तो नंबर मेरे भी कभी कभी कम आ जाते हैं, जैसे अभी टेक्स्ट बुक का ही मैं अभी प्री कर देगा, तो किसी में 170 भी है, किसी में 125 भी है, तो मैं मॉक से डिमोटिवेट तो नहीं होता। बट जबकि मॉक में मेरे को मिल जाता है ना कोई नया क्वेश्चन, तो मैं खुश हो जाता हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, चलो यार एटलीस्ट पेपर में तो ये क्वेश्चन नहीं मिला ना, अब ये बना अब ये प्रिपेयर करके जाऊँगा मैं वो फाइनल पेपर में। तो मॉक तो अगर स्टार्ट करने की बात करें आप, तो मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट एक बार सिलेबस आप कंप्लीट कर लो, फिर स्टार्ट करो। बिना सिलेबस कंप्लीट करे कोई फ़ायदा नहीं है, आप तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है,
अभी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे टीचर्स ने भी बनाई है कि अगर अभी से स्टार्ट कर सकते हो, अभी भी टाइम है, 2023 का आप सिलेक्शन ले सकते हो। आपको क्या लगता है कि अगर कोई फ्रेश बच्चा है अभी से, क्या 2023 में प्री निकाल सकता है वो? अगर निकाल सकता है तो क्या उसकी रणनीति होनी चाहिए आपके हिसाब से? अगर जो रिपीटर्स भी हैं तो उनको अब से क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए रिपीटर्स तो निकाल लेगा, हल्का सा भी उनको मौके भी अगर दे रहे हैं तो वो निकाल लेगा। फ्रेशर के लिए अब जुलाई में पेपर है, अप्रैल आ गया, मई जून जुलाई 3 महीने, गॉड गिफ्टेड होगा तो निकाल लेगा। बट मेरे को तो अगर आज कोई बंदा कॉलेज करके आ रहा है जिन्होंने एसएससी के बारे में ना इंग्लिश देखा है, ना रीजनिंग देखा है, ना मैथ्स देखा है, तो मेरे को तो सर अपने हिसाब से मैं तो नहीं निकाल पाता। बाकी बच्चों का मुझे नहीं पता, मे भी गॉड गिफ्टेड हो निकाल लें। तो अभी से अगर जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा बताओ, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और कैसे पूरा मतलब स्ट्रेटजी बनाएं ताकि उनका सिलेक्शन हो पाए। आजकल इंग्लिश में जो प्री तो क्वालिफाइंग हो गया तो उसमें तो पास हो जाओ ठीक है, बट मेंस में इंग्लिश का वेटेज काफ़ी बढ़ गया और जीके का भी वेटेज काफ़ी बढ़ गया। तो पहले ये था कि बहुत बच्चे जीके वगैरह वगैरह को लीनियंटली लेते थे। अगर प्री में जीके में 6 नंबर भी आए फिर भी वो 170 टच कर देते थे बाकी को मिला के। बट अब मेंस में ऐसा नहीं हो पाएगा और इंग्लिश का भी वेटेज बढ़ गया। तो अभी तो मेरे को यही लग रहा है कि मैथ्स ठीक ठाक आ रही है, उस मैथ्स में तो कोई लेवल आया नहीं, आपने भी देखा होगा 2-3 क्वेश्चन को अगर छोड़ देता हूँ। और रीजनिंग पे थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा हो गया ना कि कोड कर डिकोड कर लिए, फ्लो में बन गया, डिकोड नहीं कर पाया तो उसी क्वेश्चन पे 2 मिनट 3 मिनट भी लग गया, अब हो ही नहीं पाएगा आपसे। तो थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो और रीजनिंग मैथ। जीके का तो यही है कि लक बेस्ड हो गया आज के टाइम पे तो जीके, अगर 10 क्वेश्चन भी बन गए तो बहुत बड़ी बात हो गई है। बाकी वही है कि मेरा तो ये मानना है कि सिलेक्शन लेना है तो इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग को आप 100% कर लो। अच्छा, अभी जैसे आपकी पोस्ट के बारे में बात करें, आपने डबल और जीएसओ का क्यों सोचा? जैसे बहुत सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ईडी में भी है ना, और एक्साइज इंस्पेक्टर भी, उसमें तो भर्ती भी है ना, थोड़ा इनके बारे में तो आपने ये पोस्ट के लिए क्यों नहीं सोचा? नहीं, जीएसओ तो मेरा 20 में तो मेरे को शायद जीएसओ के लिए मैं एलिजिबल ही था शायद 20 में। 21 में था अदर के लिए भी एलिजिबल, बट अकाउंट ऑफिसर आ गया था 21 में। तो अकाउंट ऑफिसर भी हो गया, ऑफिस का काम है आराम से 9 to 5 जो भी है, तो और हाईएस्ट पेइंग जॉब है, तो अकाउंट ऑफिसर के लिए इसलिए भरा। उसमें भी थोड़ा ये है कि स्टेट कौन सा देंगे पता नहीं, कैग का आपको पता ही है, कैग का ना ऑडिटर में ना अकाउंटेंट में स्टेट नहीं बताते, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है। इसलिए मैं 22 दे रहा हूँ। अगर स्टेट मेरे को पता चल जाता नॉर्थ दे देता तो फिर मैं 22 भी नहीं देता शायद, और 23 भी नहीं देता। अच्छा, अभी आप केरल में रह के आए तो बहुत सारे बच्चे डर लगता है कि साउथ में उनको पोस्टिंग मिल जाएगी तो वहाँ कैसे रहने का होगा, खाने पीने कैसे होगा, तो अपना थोड़ा वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करो, वहाँ कैसे आपका सारी चीज़ें होती थी? साउथ केरला में ये चीज़ है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है। बाकी रहने का तो आप अगर ऑफिस वाला काम है तो जैसे मेरा भी जो ऑफिस था, सब लोगों को हिंदी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश भी आती है, सब एजुकेटेड हैं ऑफिस में, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ऑफिस में। तो अगर ऑफिशियल वर्क है तो आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब आप बाहर निकलेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। बट जैसे मैं फ्रूट्स वगैरह लेने जाता था, कभी कुछ काम हुआ तो मेरे को ज़्यादा मतलब मैं सीधा बोलता था, जैसे यहाँ भी बोलते हैं कि नॉर्मली लेमैन में ये चाहिए, हाउ मच, वो प्राइस बताते थे, फ़ोन पे किया लेके निकलेगा। ये हाल है, तो डिफ़िकल्टी तो हो जाती है। और लॉन्ग रन में अगर ऐसा वाला जा रहे हो जिसमें ट्रांसफ़र नहीं है तो बेटर है फिर वहाँ का लोकल लैंग्वेज ही सीख लो अगर वहाँ रहना है तो। अभी आप जेएसओ आप रिजाइन दे के आए हो, अभी डबल आप ज्वाइन करोगे, तो इनमें सैलरी का क्या है? जेएसओ में कितनी सैलरी बनती थी आपकी और डबल में कितनी बनेगी, थोड़ा आप बता पाओ ताकि बच्चे मोटिवेट हो पाए। जेएसओ में इन हैंड 55 के राउंड बन जाते थे और डब्ल्यू में इन हैंड 77 के राउंड बन जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। अभी लास्ट में आप बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको देख के मोटिवेट होंगे कि हमें भी डबल में जाना है या फिर हमें भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ईडी बनना है, तो उनके बारे में थोड़ा बताओ, उनको क्या संदेश क्या मैसेज होंगे आपके? यही है कि कंसिस्टेंट रहो बस। जैसे मेरा भी आप देखेंगे तो ब्रेक भी आया बीच में, तो जब भी पढ़ता था तो चाहे ऑफिस से मैं 9 बजे जाऊँ या 10 बजे जाऊँ, भली मॉक मेंस का पूरा ना लगा पाऊँ, थोड़ा ही लगा के पॉज कर दूँगा, अगले दिन कंटिन्यू करूँगा। बट कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो धीरे धीरे हो जाएगा। बट आप सोचोगे कि 2 दिन मॉक नहीं देते, तीसरे दिन सीधा एक साथ दे देंगे मॉक, एनालाइज भी उसी दिन कर लेंगे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है, हार्डवर्क से ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मेरे को कंसिस्टेंसी लगता है। अभी 3 महीने है, आप कंसिस्टेंट रहे तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, थैंक यू सो मच, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप आगे यूपीएससी वगैरह भी ट्राई करने वाले हो, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहूँगा कि आप और आगे जाएं और ऊंचाइयां छुएं। दोस्तों, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, प्रदीप सिंह भाई ने जैसा कि आप सभी लोगों को मोटिवेट किया, गाइड किया, अपनी जर्नी आप सब लोगों के साथ शेयर करी। ऐसे ही टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप कुछ पूछना चाहते हो, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो और कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। यहाँ तक वीडियो में थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।